और अस्सलाम वालेकुम। स्टडी में हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक नॉर्मल बेसिक पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताई गई, जिसको इनको क्लियर गो कर लेते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की एम्ब्रियोलॉजी का वीनो के जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम योर फोर्थ फेरेंजियल पाउच, वेयरएज जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम योर थर्ड फेरेंजियल पाउच। एंड होता क्या है, वीनो के जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं दे आर 4 इन नंबर एंड दे कैन वे अप टू 50 मिलीग्राम्स। जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं दे आर लेटरल टू द रिकरेंट लारिंजियल नर्व एंड दे आर अबव, एज द नेम सुपीरियर सजेस्ट, दे आर अबव द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, वेयरएज जो इंफीरियर पैराथायरॉयड्स होते हैं दे आर मीडियल टू रिकरेंट लारिंजियल नर्व एंड दे आर बिलो द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। लेकिन ये देखा गया कि जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं वो तो अपनी मतलब सुपीरियर पोजीशन में ही होते हैं। जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की पोजीशन है वो वेरिएबल हो सकती है, इट कैन वेरी, क्या कहते हैं कि वो कुछ डिफरेंट एक्टोपिक साइट्स पे भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो एट द लेवल ऑफ टेल ऑफ थाइमस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इंट्रा थायरॉयड लेवल पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मीडिएस्टिनल रीजन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड ट्रैकियोसोफेजियल ग्रूव के लेवल पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी होती है दैट इज़ द मेन आर्टरी विच सप्लाइज बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो वी नो कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है सेक्रीट्स द पैराथायरॉयड हार्मोन। एंड पैराथायरॉयड हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, कब सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीटेड व्हेन देयर इज लो सीरम कैल्शियम लेवल्स एंड और व्हेन देयर इज हाई सीरम मैग्नीशियम लेवल। बेसिकली जो मेन फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन यही होता है कि उसने जो सीरम की कैल्शियम होती है उसको इंक्रीज़ करना होता है। और उसको इंक्रीज़ करता कैसे? इट एक्टिवेट्स द ऑस्टियोक्लास्ट विच रिजॉल्व्स द बोन एंड एज रिजल्ट कैल्शियम फिर बोन से निकलती है। इट इंक्रीजेज द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम यूरिन। इट कॉजेज द रीनल एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी विच इन टर्न्स बेसिकली करती है, इट लीड्स टू कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, इंक्रीजेज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। तो जो नेट इफेक्ट होता है वो यही होता है कि सीरम कैल्शियम इंक्रीज़ हो चुका होता है एंड जो सीरम फॉस्फेट लेवल्स होते हैं वो डिक्रीज़ हो चुके होते हैं। कैल्सिटोनिन का क्या है? कैल्सिटोनिन इसका पैराथायरॉयड हार्मोन का एंटागनिस्ट होता है। वो बेसिकली क्या करता है, दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ योर थायरॉयड ग्लैंड। एंड कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है कि उसने जो सीरम कैल्शियम अगर तो इंक्रीज हुई हुई तो उसको डिक्रीज़ कराना होता है। वो किस तरह कराता है? एक तो कैल्शियम कहते हैं कैल्शियम की और फॉस्फेट की दोनों की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर देता है। दूसरा वो जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन हुई थी जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन ने कराई हुई थी उसको बेसिकली इनहिबिट कर देता है। एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज कैल्शियम बोन रिजॉर्प्शन। तो ये एक नॉर्मल हमारी एनाटमी एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी थी जो कि मैं पहले पता होनी चाहिए थी। अब हम इसके पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ डिजीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज जो स्पॉन्टेनियस एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इट मोस्टली अफेक्ट्स द वुमेन एंड इट इज एसोसिएटेड विद योर टू ट्यूमर्स। इसमें हमारे पास मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया 1 एंड मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया 2A आ जाते हैं, जिन दोनों को हम बर्नर सिंड्रोम एंड सिपल सिंड्रोम रिस्पेक्टिवली कहते हैं, जो हमने पैथोलॉजी में पढ़ा था। क्या क्या कॉजेज हैं? जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि 85% केस में देखा जाता है वो ये कि देयर माइट बी अ सिंगल एडिनोमा इन वन ऑफ द 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हो सकता है, लेकिन जो हाइपरप्लेजिया होता है इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ द 4 ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड को कोई कार्सिनोमा हो सकता है जो कि बहुत रेयर देखा जाता है एंड मल्टीपल एडिनोमास भी हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? क्लिनिकल फीचर्स को याद रखने का तरीका ये है कि ये हमने पैथोलॉजी में भी पढ़ा था कि जो पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड बोन्स। स्टोन्स का क्या मतलब है कि कैल्शियम के लेवल्स अब इंक्रीज हो गए तो एज अ रिजल्ट कैल्शियम बेस्ड रीनल स्टोन्स बन जाते हैं। बोन्स का ये मतलब है कि जो हमारे लार्ज जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन और होता है एंड वी नो के इसमें बेसिकली सीरम कैल्शियम लेवल्स भी बड़े होते हैं, बोन रिजॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रही होती है, उस वजह से भी बोन्स का सिम्टम कहा हुआ है। ग्रोन से ये मतलब है कि GI सिम्टम्स सच एस एब्डोमिनल पेन मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन मिल सकती है, पैंक्रेटाइटिस का मिल सकता है। एंड मोन से मतलब है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं लाइक डिप्रेशन एंड लेथार्जी। डायग्नोसिस किस तरह होती है? डायग्नोसिस इस तरह होती है कि देयर इज इंक्रीज सीरम कैल्शियम इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल और एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन। दैट इज बेसिकली द डायग्नोस्टिक ऑफ लैब्स कि अगर नॉर्मल लेवल्स भी होंगे, मोस्टली होता है कि नॉर्मल लेवल्स होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के, लेकिन जो सीरम कैल्शियम के लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज हुए होते हैं। हाइपोफॉस्फेटीमिया देखा जाता है एंड एलिवेटेड यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन देखी जाती है विच आर बेसिकली कन्फर्मेटरी फॉर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोफॉस्फेटीमिया में याद रखना होगा। हाइपोक्लोरीमिया होता है एंड विटामिन डी के जो लेवल्स होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। इमेजिंग टेस्ट हम कौन कौन से करा सकते हैं? हम हाई फ्रीक्वेंसी नेक का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं विच आइडेंटिफाई 75% ऑफ द लार्ज ग्लैंड्स। हम CT स्कैन या MRI करा सकते हैं एंड हम एक रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग कराते हैं जिसको हम सेस्टेम स्कैनिंग कहते हैं। इसमें बेसिकली करता है कि इट इज़ यूज टू लोकलाइज एडिनोमा एंड इट कैन आइडेंटिफाई 75% ऑफ द एबनॉर्मल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। एंड देन इसके थ्रू हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हम ट्रीटमेंट ये करते हैं कि वी गो फॉर अ फोकस अप्रोच कि जिस जगह पे एडिनोमा लोकलाइज होगा उस जगह से हम पैराथायरॉयडेक्टमी कर देते हैं, जिसको हम मिनिमली इन्वेसिव पैराथायरॉयडेक्टमी कहते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि सेस्टेमी स्कैन के थ्रू होती है, सेस्टेमी स्कैन के थ्रू। फिर हमारे पास एक डिजीज़ आती है विच इज़ योर फेमिलियल हाइपोकैल्शियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ फेमिलियल यानी इट इज़ इनहेरिटेड में इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपोकैल्शियूरिक एंड हाइपरकैल्सीमिया।
कि यूरिन में कैल्शियम के लेवल्स कम होंगे, लेकिन जो ब्लड है, ब्लड में सीरम में कैल्शियम के लेवल्स एलिवेटेड होंगे। बेसिकली डिफेक्ट का होता है, डिफेक्ट ये होता है कि एक मिससेंस म्यूटेशन आ चुकी होती है इन अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ कैल्शियम रिसेप्टर। एज अ रिजल्ट there is increased levels of serum calcium as hypercalcemia suggests, and there is also increased levels of parathyroid hormone। तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो एक तरफ से जो उसकी बायोकेमिस्ट्री है वो एक तरफ से प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म से मिलती जुलती होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस ये आता है कि हमने पढ़ा था ऊपर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो था उसमें कैल्शियम जो था, कैल्शियम की भी एक्सक्रीशन बढ़ी हुई थी यूरिन में। वेयर एज फैमिलियल हाइपोकैल्चूरिक हाइपरकैल्सीमिया में ये होता है कि जो हमारी कैल्शियम की एक्सक्रीशन होती है यूरिन में वो लो होती है, एंड इसकी जो ट्रीटमेंट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही होती है कि लेकिन ये याद रखना है कि ट्रीटमेंट इसकी मेन जो होती है ट्रीटमेंट इसके आपने जो कैल्शियम के लेवल्स हैं ब्लड में उनको कम कर देना है, डाइट में कैल्शियम को रिड्यूस कर लेना है। इसमें पैराथायरॉयडेक्टमी इज़ नॉट इन्वॉल्व फॉर द ट्रीटमेंट। वैसे अगर हम किसी भी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बात करें, अगर हम जहाँ पे प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बात करें, तो जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ योर पैराथायरॉयडेक्टमी, दैट इज़ द सर्जरी, इट इज़ द ओनली क्यूरेटिव ऑप्शन, एंड सर्जरी इज़ इंडिकेटेड इन पेशेंट्स with primary hyperparathyroidism when they have any of the following: when their age group is less than 50, when their 24-hour urinary calcium excretion is more than 400 mg per day, when they have presence of calcium stones in your kidney, when the estimated GFR is less than 60 milliliter per minute, when the serum calcium levels are so high कि they are more than 1 milligram per deciliter above the upper limit of normal। I believe जो upper limit होती है वो अराउंड मेरे ख्याल से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेरे ख्याल से होती है, उसको चेक कर लेना। रिड्यूस बोन डेंसिटी मिले, टी स्कोर दिखाया हुआ है लेस देन -2.5, एंड प्रीमिस सिम्टोमेटिक ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर उन केसेस में। सो इन इंडिविजुअल्स में वी गो फॉर पैराथायरॉयडेक्टमी। अच्छा, एक और चीज़ जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि इफ़ द इमेजिंग स्टडीज़ यानी इफ़ योर सिटी स्कैन एंड MRI इफ़ दे डू नॉट आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एडिनोमा, देन हमने किस तरह आइडेंटिफाई करनी होगी? वी गो फॉर बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन, या वी गो फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑल 4 ग्लैंड्स विद एक्सिशन ऑफ द इनलार्जमेंट्स। ओनली देन वी कैन क्या कहते हैं आइडेंटिफाई के वेयर द एडिनोमा इज प्रेजेंट। लेकिन अगर तो ऐसा हो कि जो इमेजिंग स्टडीज़ हैं उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, यानी सिटी स्कैन, MRI और वो जो स्कैन था सेस्टमी स्कैन, उसने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि एडिनोमा किधर प्रेजेंट है, देन हम क्या करेंगे? देन हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि वी गो फॉर अ फोकस्ड नेक एक्सप्लोरेशन थ्रू अ लेटरल सर्वाइकल स्कार, एंड वी एक्साइज द एडिनोमा which is visualized on scanning without exploring any other parathyroid glands। के we basically go for minimally invasive parathyroidectomy, जो कि हम वही सेस्टमी भी स्कैन के थ्रू करते हैं। पैराथायरॉयडेक्टमी का भी उन्होंने बताया हुआ 2 तरह की होती है, एक होती है सब टोटल, एक होती है टोटल। जो सब टोटल होती है, सब टोटल में हम 3.5 यानी 3.5 ग्लैंड्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, हाफ ग्लैंड वहीं पे ही रहते हैं अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल साइड पे। एंड टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी में क्या होता है? टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी में ये होता है कि वी रिमूव द ऑल 4 ग्लैंड्स, लेकिन हम करते क्या हैं? हम स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराथायरॉयड टिश्यू को, यानी उन्हीं ग्लैंड में से स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड के टिश्यू को क्या करते हैं? हम जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल प्रेजेंट होता है अपने फोर आर्म पे, वहाँ पे उसको इम्प्लांट कर देते हैं। वहाँ पे इम्प्लांट करने से होता ही है ताकि जो इवन तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स तो पूरे रिमूव हो गए, लेकिन जो उनका थोड़ा बहुत फंक्शन है कि उसने जो कैल्शियम के लेवल्स है उसको इंक्रीज़ कराने, वो फंक्शन मेंटेन रहे। इसीलिए हम टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी में ये करते हैं कि टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी में वी रिमूव द ऑल 4 ग्लैंड्स फ्रॉम देयर नॉर्मल एनाटॉमिकल साइड, लेकिन कुछ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराथायरॉयड टिश्यू इज इम्प्लांटेड इन योर एट द लेवल ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल विच इज़ फाउंड एट द फोर आर्म। इंट्रा ऑपरेटिव कन्फर्मेशन किस तरह होती है कि हमको किस तरह पता चलेगा कि हमने जिस पैराथायरॉयड ग्लैंड में एडिनोमा था वो वाला पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव कर दिया या नहीं रिमूव कर दिया? मेन जो हमें पता चलता है वो हमें इंट्रा ऑपरेटिव पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स के थ्रू पता चलता है कि द पैराथायरॉयड हार्मोन्स लेवल दे शुड गो टू लेस देन हाफ ऑफ द प्री ऑपरेटिव वैल्यू इन 10 मिनट्स के। फॉर एग्जांपल अगर किसी के एज ए एग्जांपल किसी के पैराथायरॉयड हार्मोन्स के जो लेवल हैं वो बिफोर ऑपरेशन 200 हैं, एंड व्हेन वी आर डूइंग द ऑपरेशन, अगर हमने ड्यूरिंग ऑपरेशन चेक की विद इन 10 मिनट्स दे गो टू बिलो 50, तो दैट विल कंफर्म कि जो हमने टिश्यू को एक्सरसाइज के जो टिश्यू रिलीज़ किया दैट इज़ दैट पैराथायरॉयड हार्मोन, दैट इज़ दैट पैराथायरॉयड ग्लैंड जिसमें बेसिकली एडिनोमा प्रेजेंट था। एंड उन्होंने एक अलग सा मेथड भी बताया है कि वी कैन कंफर्म इट थ्रू इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन। Then comes your hypercalcemic crisis. What is hypercalcemic crisis? It is when there is severe hypercalcemia के more than 14 milligram per deciliter या more than 3.5 millimoles per liter, and it presents as an emergency, and it is characterized by drowsiness, loss of consciousness, dehydration, weakness, vomiting, renal failure। ECG में changes मिलेंगे कि RR इंटरवल prolonged हुआ होगा और जो QT इंटरवल होगा वो शॉर्ट होगा, एंड हमको एरिथमियाज भी मिल रहे होंगे when the calcium concentration is more than 4.5 millimoles per liter।
ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है हाइपर कैल्शियमिक क्राइसिस की? जो बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट ये है कि हमने एग्रेसिव हाइड्रेशन देनी होती है विद IV फ्लूइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमको डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिल रही होती है, वीकनेस एंड वॉमिटिंग मिल रही होती है। तो हम कौन से फ्लूइड्स देते हैं? वी गिव नॉर्मल सलाइन है 200 to 500 मिलीलीटर्स पर आवर, एंड वी गो जो हमारी टारगेट यूरिनरी आउटपुट अप्रोच होती है दैट इज़ मोर देन 100 मिलीलीटर पर आवर। जो उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इज टू गिव योर लूप डायरेटिक्स लाइक फ्यूरोजामाइड, टू गिव बिस्फॉस्फोनेट्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, क्योंकि जो वो हैं सीरम कैल्शियम लेवल्स है वो बढ़े हुए, एंड टू गिव कैल्सिटोनिन, क्योंकि कैल्सिटोनिन क्या करेगा? कैल्सिटोनिन बेसिकली जो इंक्रीज हमारे पास कैल्शियम के लेवल्स हैं उनको डिक्रीज़ कर देगा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में बेसिकली सेकेंडरीली हाइपरप्लेजिया और होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का ड्यू टू एनी कंडीशन विच डिक्रीजेज द सीरम कैल्शियम, कि बेसिकली यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के लेवल पे कोई मसला नहीं है, आउटसाइड द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बॉडी में कोई मसला आया हुआ है, कोई सिस्टमिक मसला आया हुआ है जिसकी वजह से जो सेकेंडरली इफेक्ट पड़ रहा है वो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के लेवल पर इफेक्ट पड़ रहा है, कि कोई ऐसी कंडीशन हुई है बॉडी में जिसकी वजह से जो कैल्शियम के लेवल्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट उन उस डिक्रीज़ कैल्शियम लेवल की वजह से हो कर है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो सेकेंडरीली अपने हाइपरप्लेजिया में जा रहा है, सेकेंडरीली वो अपना इंक्रीज़ कर रहा है अपनी ग्लैंड को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन हो सके। अब वो हमारे पास कौन सी कॉजेज़ आ जाती हैं विच कॉजेज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म? मेन जो हर हाल में आज रखनी जो मेन कॉमन कॉज है दैट इज़ जो क्रॉनिक रीनल फेलियर, के किडनीज वो हो जाती हैं डिफेक्टेड हो जाती हैं, एज अ रिज़ल्ट जो कैल्शियम है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन होने लग जाती है। अलग से उन्होंने और भी बताएंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी, मेल एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम, एंड वी डायग्नोसिस व्हेन देयर आर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद क्रॉनिक रीनल फेलियर। जो मेन कॉमन कॉज होता है सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का दैट इज़ योर क्रॉनिक रीनल फेलियर। यहाँ पे फिर अलग से उन्होंने एक चीज़ बताई है विच इज़ नोन एज कैल्सीफाइलेक्सिस। कैल्सीफाइलेक्सिस इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सिफिक यूरीमिक आर्टेरियोपैथी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि देयर इज़ डिसेमिनेशन कैल्सिफिकेशन विच रिजल्ट्स इन वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन एंड स्किन नेक्रोसिस। कि कैल्सीफाइलेक्सिस में बेसिकली ये और होता है कि हमारे जो कैल्शियम के लेवल्स हैं वो इतने इंक्रीज़ कर चुके होते हैं कि वो जो हमारी वेसल्स में होती हैं वेसल्स को वो ओक्लूड करने लग जाते हैं, एंड जो स्किन की भी वो नेक्रोसिस कराने लग जाती हैं। इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी पुअर है, क्योंकि इसमें देखा गया कि जो मोर्टेलिटी है के डेट्स हैं दैट इज़ अप टू 87%। जो ट्रीटमेंट होती है कैल्सीफाइलेक्सिस की दैट इज़ अर्जेंट पैराथायरॉयडेक्टमी, एंड आफ्टर अर्जेंट पैराथायरॉयडेक्टमी होगा क्या कि जो पेन होगा वो भी इंप्रूव हो जाएगा, जो वूंड है वो हील कर जाएंगे, एंड हमारे पास इट वुड ऑल्सो रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्क ऑफ एम्पुटेशन। ये कैल्सीफाइलेक्सिस उन्होंने एक अलग से बताया हुआ, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की? लैब फाइंडिंग्स होंगी कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज होंगे, कैल्शियम के लेवल्स डिक्रीज होंगे, एंड जो सीरम फॉस्फेट के लेवल होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। एंड ये दोनों चीज़ें क्यों हुई होंगी? क्योंकि जो किडनीज होंगी वो डैमेज हुई होंगी, एंड एज अ रिजल्ट वो प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं करा रही होंगी फॉस्फेट को। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट क्योंकि मेनली क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से ही सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है, तो जो मेन ट्रीटमेंट है दैट इज़ रीनल ट्रांसप्लांटेशन। एंड ब्रिजिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं कि बिफोर रीनल ट्रांसप्लांटेशन हम क्या करा सकते हैं? बिफोर गोइंग फॉर रीनल ट्रांसप्लांटेशन हम मेडिकल थेरेपी दे सकते हैं कि हम डाइटरी फॉस्फेट का रिस्ट्रिक्शन करा दें, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे दें। हम सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी करा सकते हैं जो कि हमने पीछे पढ़ ली थी कि वी रिमूव द 3 हाफ ऑफ द ग्लैंड्स, या वी कैन गो फॉर टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी विद ऑटो इम्प्लांटेशन, जो कि मैंने पीछे बता दिया था कि उसमें हम चारों ग्लैंड्स को रिमूव करके कुछ टिश्यू को ब्रेकियोडियलिस मसल के लेवल पे इम्प्लांट कर देते हैं। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। नाउ वी विल गो फॉर टर्शरी। टर्शरी में क्या है कि इट इज़ बेसिकली योर रिफ्रैक्टरी हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म विच इज़ सीन इन पेशेंट्स of end stage renal disease, या which is seen in those patients who have underwent renal transplantation. Lab findings क्या होती हैं कि there is markedly raised parathyroid hormone, raised serum calcium and raised serum phosphate. टर्शरी में याद रखना है कि टर्शरी एज ए नेम तीन सजेस्ट कि इसमें तीनों चीज़ें आपकी इंक्रीज हुई होंगी, पैराथायरॉयड हार्मोन भी, कैल्शियम भी एंड फॉस्फेट के लेवल भी। जो मेन ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की क्या है? वो सर्जरी है। सर्जरी में कौन सी जो प्रेफर्ड मेथड है दैट इज़ जो सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी। वैसे हम क्या करा सकते हैं? हम टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी भी करा सकते हैं विद ऑटो इम्प्लांटेशन। इंडिकेशंस क्या हैं टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में? सर्जरी की इंडिकेशंस ये हैं कि अगर तो हमारे जो कैल्शियम के लेवल्स हों वो सब एक्यूटली बढ़े हुए हों, कि सब एक्यूट सेवियर हाइपरकैल्सीमिया मोर देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो या मोर देन 3 मिलीमोल्स पर लीटर। नोडुलर हाइपरप्लेजिया पैराथायरॉयड ग्लैंड का, इम्पेयर्ड ट्रांसप्लांटेड रीनल ग्राफ्ट फंक्शन हो, and progressive symptoms of which relate to hyperparathyroidism of more than 2 years after the renal transplant. These are the indications for surgery. एंड ये फिर उन्होंने एक टेबल अच्छा सा दिया हुआ है, इस टेबल को याद कर लेना है। इस टेबल के थ्रू हम बेसिकली डायग्नोज कर सकते हैं द केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इन्होंने तीनों की लैब फाइंडिंग्स बताई हैं
प्राइमरी में याद रखना है कि प्राइमरी में सीरम कैल्शियम इंक्रीज होगी, फॉस्फेट डिक्रीज होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन या तो नॉर्मल हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, या इंक्रीज याद रख लेना। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में सीरम कैल्शियम डिक्रीज होगी, फॉस्फेट इंक्रीज होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होगा। एंड टर्शियरी में क्या है, टर्शियरी में मैंने बताया था कि 3 से याद रखना है कि उसमें तीनों चीज़ें इंक्रीज होंगी। बेसिकली आपके जौन सा भी पैराथायरॉयड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल पे इंक्रीज होंगे ही होंगे। टर्शियरी में तीनों होंगे। प्राइमरी में बस याद रखना है कि प्राइमरी में कैल्शियम बढ़ा हुआ है, फॉस्फेट कम है। एंड सेकेंडरी में ये कि सेकेंडरी में कैल्शियम कम है एंड फॉस्फेट ज़्यादा है। तो ये इसके थ्रू हम जो भी केस होगा उसके थ्रू हम डायग्नोस कर लेंगे कि विच टाइप ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज़ प्रेजेंट इन दैट पेशेंट। देन उन्होंने बताया हुआ डिफरेंस बिटवीन द परसिस्टेंट एंड रिकरेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। परसिस्टेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हम कब कहते हैं, जब देर इज़ persistent hypercalcemia within 6 weeks of parathyroid surgery, then it is known as persistent hyperparathyroidism and it is due to a technical error during the first operation। कि कोई भी एडिनोमा हो जिसको हम रिजेक्ट करना हो, उसको हमने मिस कर दिया, उसको प्रॉपर्ली रिजेक्ट ना किया हो, तो ज़्यादातर उसकी वजह से देखा जाता है कि उसकी वजह से क्या हो सकता है, persistent hyperparathyroidism हो सकता है। कि उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है कि देर इज़ persistent hypercalcemia seen within 6 weeks of the parathyroid surgery, whereas recurrent hyperparathyroidism is कि when there is hypercalcemia more than 6 months, वहाँ 6 weeks था, यहाँ 6 months है, more than 6 months of the parathyroid surgery and there is also intervening period of normocalcemia, then it is known as recurrent। कि recurrent में क्या हो रहा है, recurrent में ये हो रहा है कि इट इज़ एक तो hypercalcemia की जो वो है टाइम फ्रेम है वो more than 6 months है आफ्टर पैराथायरॉयड सर्जरी। एंड इसमें ये है कि इसमें बीच में कुछ ऐसे टाइम पीरियड भी आएंगे जहाँ पे कैल्शियम के लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे एंड कुछ ऐसा टाइम पीरियड आएंगे जहाँ पे फिर जो कैल्शियम के लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। कॉजेज़ बताएंगे, कॉजेज़ इसकी भी यही है कि हमने जो फर्स्ट ऑपरेशन कर रहे हो उसमें कोई पैथोलॉजी, कोई एडिनोमा को मिस कर दिया हो, या ये हो कि अगर हमने लेट सपोज वी वेंट फॉर सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी तो वो जो रिमेनिंग पैराथायरॉयड टिश्यू हो उसका हाइपरप्लेजिया हो गया, या इफ़ वी वेंट फॉर टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी तो वो जो हमारे पास ऑटो ट्रांसप्लांटेड पैराथायरॉयड टिश्यू हो उसका हाइपरप्लेजिया हो गया। एंड सेकंड लास्टली जो कॉज पता है जो कि वेरी रेयरली देखा जाता है कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एडिनोमा, सो दैट कैन ऑल्सो कॉज योर रिकरेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। फिर लास्ट चीज़ जो हम बात करेंगे वो हम पैराथायरॉयड कार्सिनोमास की बात करेंगे। पैराथायरॉयड कैंसर्स का याद रखना है कि दे ओनली अकाउंट फॉर 1% कॉज ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें बेसिकली हाइपर कैल्शियमिया भी होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन भी इंक्रीज होंगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी इंक्रीज होगा एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डायग्नोस क्योंकि जो उसकी बायोकेमिस्ट्री होती है दैट रिजेंबल्स द प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। लेकिन अनलाइक प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता क्या है कि जो पेशेंट होते हैं दे आर सिम्टोमेटिक एट प्रेजेंटेशन एंड जो पेशेंट के सीरम कैल्शियम एंड पैराथायरॉयड हार्मोन्स के लेवल होंगे दे वुड बी वेरी हाई, कि जो सीरम कैल्शियम है वो मोर देन 20 या मोर देन 15 हो सकती है। एक इसका एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर क्या देखा गया, दैट इज़ योर प्रीवियस नेक रेडिएशन, क्योंकि वी नो कि नेक रेडिएशन से ही जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है दे आर प्रेजेंट एट नेक, तो रेडिएशन हमारे पास जीन्स जो हैं उनको ख़राब कर सकती हैं। एंड जो भी पैराथायरॉयड कार्सिनोमा में जो भी मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी देखी जाती है दैट इज़ ड्यू टू हाइपर कैल्शियमिया। जो मोस्ट कॉमन साइड जहाँ पे मेटास्टाइज कर सकता है दैट इज़ जो लंग, उसके अलावा लिवर एंड बोन। इसका प्रोग्नोसिस अच्छी है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज 35 to 90%। ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट इज़ इसकी सर्जरी। ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाते हैं दैट इज़ अ वाइड एंड ब्लॉक रिसेक्शन। व्हाट इज़ अ वाइड एंड ब्लॉक रिसेक्शन के देयर इज़ बेसिकली पैराथायरॉयडेक्टमी एंड इप्सीलेटरल थायरॉयडेक्टमी डन, के इसमें थोड़ा सा थायरॉयड ग्लैंड को भी हम रिमूव कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। आई होप ये ईजिली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।